राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम आराध्य है, राम आराधना। राम आराध्य है, राम आराधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी 1 2 3 माइक चेक। राम हर युग में है, राम हर पल में है। राम हर युग में है, राम हर पल में है। राम है आज में, राम ही कल में है। राम है आज में, हाँ जी राम ही कल
हाँ जी, वीडियो वीडियो। राम गृहस्थ है, राम है एक बार सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो जी, लाइक दबा दो और फटाफट से इसको शेयर कर दो राम अपने अपने ग्रुप में। भी राम ही अंत भी, राम आरंभ भी राम ही अंत भी, राम हेलो हेलो आरंभ भी राम हेलो 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 अंत भी, राम हेलो हेलो हेलो। राम आरंभ वो नोट्स भी। चलो जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। लाइव वाले बच्चों को सुप्रभात, क्या हाल चाल है सभी के? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से बता दो क्या मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है जी? क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है? गुड मॉर्निंग प्रशांत, गुड मॉर्निंग श्रिद्धि, गुड मॉर्निंग वीजियो 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 वीजियो। वीजियो क्या है? वीजियो एक इमोशन है, मतलब वीजियो की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म बताएंगे जिस दिन हमारी इनकम टैक्स की लास्ट क्लास होगी ना, उस दिन बताएंगे, ठीक है? अभी के लिए आप ये मानो कि वीजियो इज एन इमोशन। वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग तन्वी, गुड मॉर्निंग आंचल। अच्छा एक बात बताओ, सबने इस वीडियो को शेयर कर दिया? नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा करते रहो, तुम टेंशन ना लो नालायकों। तो पहले तो फटाफट से इसको शेयर कर दो अपने हर ग्रुप में और इसको अपने स्टेटस पे लगा दो फटाफट से, और सारे के सारे बच्चे लाइक का बटन फटाफट से ठोक दें इसको जी। सर जीएसटी में भी आपने ऐसा बोला था कि जीएसटी की लास्ट क्लास में वीडियो बताएंगे। नहीं नहीं, इनकम टैक्स की लास्ट क्लास में पक्का पक्का बता दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है? चलो जी, इधर देखो ध्यान से। तो अब आज वाली क्लास हमारी बहुत छोटी सी क्लास है, ठीक है? अप्रोक्सीमेट 1-1.25 की आज हम क्लास लेंगे। उसके बाद फिर 11 बजे आपकी मैराथन स्टार्ट है शिवानी मैम की कंपनी लॉ की। सीएस एग्जीक्यूटिव के जो बच्चे हैं उनके लिए कंपनी लॉ की आज मैराथन है 11 बजे, तो इसलिए आज हमारी क्लास थोड़ी सी छोटी होगी। कल संडे हमारी कोई भी क्लास नहीं होगी। मंडे को मैं थोड़ी सी लंबी क्लास दूंगा, मतलब ये लगा लो कि 2.5 घंटे की, जैसे, हाँ ठीक है जी। तो मंडे को मैं थोड़ी सी आपकी लंबी क्लास लूंगा, तो मंडे जो है उसको हम थोड़ा सा लंबा लेके चलेंगे, ठीक है जी। कल जो है, कल वो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की ईबीसीएल की मैराथन है, मतलब ईबीसीएल कहूं या ईसीआईपीएल कहूं। सर मुझे पता है वीडियो का फुल फॉर्म क्या है। तो शिप्रा अगर तुमने बताया तो मैं पाप लगेगा, ध्यान रखना। चुप करके यहाँ पे सीधे बैठे रहो बस, ठीक है जी। चलो और तो एक बार पहले ऐसा करते हैं फटाफट से, लास्ट क्लास में कोई डाउट है तो मेरे को बता दो यार, जल्दी बताओ। लास्ट क्लास में कोई डाउट जी? हाँ जी, लाइव वाले बच्चे मेरे को फटाफट से बताएं, लास्ट क्लास में कोई भी डाउट तो नहीं है? लास्ट क्लास में कोई भी डाउट तो नहीं है? सर कौन सी इनकम टैक्स की लास्ट क्लास 2024 दिसंबर या जून 25 और ये आने वाला लास्ट क्लास में बताएंगे? नहीं नहीं, जो ये वाला बैच हमारा चल रहा है ना, त्रिशूल बैच हमारा चल रहा है, इसकी लास्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगा वीडियो का मतलब क्या है, ठीक है? चलो, तो कोई डाउट तो नहीं है लास्ट क्लास मेरी? पक्का पक्का? चलो ठीक है जी। तो एक बार ऐसा करते हैं, पहले फटाफट से लास्ट क्लास की हम रिवीजन कर लेते हैं। मतलब रिवीजन मतलब लास्ट क्लास में हमने चैप्टर अपना रिवाइज किया हुआ था रेजिडेंशियल स्टेटस का। अब रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन नंबर 6 हमने एक बार फटाफट से रिवाइज कर लिया था। आज वाली क्लास में सेक्शन नंबर 5 हमें रिवाइज करना है, ठीक है? उसके बाद 5 के हमें क्वेश्चन करने हैं। ऑलमोस्ट फिर हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर जो है वो पैक हो जाएगा। बस एक हमारा छोटा सेक्शन बैलेंस बचेगा, सेक्शन नंबर 9, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और फिर मंडे वाली जो क्लास होगी ना, मंडे वाली क्लास में हम टॉपिक करेंगे डिडक्शन का, और कोशिश करेंगे मंडे को ही डिडक्शन हम खत्म कर देंगे, ठीक है नी? मतलब कोशिश हमारी ये रहेगी कि मंडे को हम डिडक्शन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मंडे को ही डिडक्शन का चैप्टर जो है पूरा हम रिवाइज कर लेंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है?
चलो जी, बहुत बढ़िया जी। सर सुदर्शन बैच के 7 वीडियो हिडन है। हाँ, तो 7 वीडियो हिडन का मतलब वो प्राइवेट हो गए ना, वो पूरा बैच थोड़ा पब्लिक रहेगा। वो मैंने काफी टाइम तक पब्लिक रखा था, बट अब वो पूरा बैच हमेशा पब्लिक नहीं रहेगा जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से। नहीं, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया, एक बार फटाफट से 5 मिनट के अंदर उसकी रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से। अब एक बार मेरे को फटाफट से बता दो, लास्ट क्लास में सेक्शन नंबर 6 हमने स्टार्ट किया। अब सेक्शन नंबर 6 हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का था, जिसके अंदर हमें यह पता लगेगा कि कब कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बनेगा, कब कोई पर्सन इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनेगा। फिर रेजिडेंट बनने के बाद मैंने कहा था कि या तो वो क्या बनेगा, ROR बनेगा, और या वो क्या बनेगा, RNOR बनेगा। तो ये सारी की सारी बातें हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट की थी। बट मैंने यहाँ पे कहा था कि जब भी तुम स्टेटस कैलकुलेट करोगे, तो स्टेटस कैलकुलेट करने से पहले कुछ रूल्स आपको ध्यान देने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम स्टेटस कैलकुलेट करते हैं, तो हर पर्सन का सेपरेट कैलकुलेट करना है, हर पर्सन का सेम कैलकुलेट नहीं करना। फिर रूल नंबर 2 ये बात कहता है कि जो भी हम स्टेटस निकालेंगे, वो स्टेटस प्रीवियस ईयर में निकालेंगे, असेसमेंट ईयर में नहीं निकालेंगे। रूल नंबर 3 ये बात कहता है कि स्टेटस जो है, रेजिडेंशियल स्टेटस और इंडिया का सिटीजन होना, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपके सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर रूल नंबर 4 ये बात कहता है कि एक पर्सन एक से ज्यादा कंट्री का भी रेजिडेंट बन सकता है। ये सारी बातें हमने रूल नंबर 4 के अंदर डिस्कस की थी। इन्हीं सब बातों के बाद फिर हमने यहाँ पे अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, और सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 6 अपना स्टार्ट किया था। एक बार अब सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट से आवाज मार दें, अब इंडिया में रेजिडेंट बनना या ना बनना ये किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने कहा था या तो नॉर्मल केस में कवर होंगे या स्पेशल केस में कवर होंगे। फिर रेजिडेंट बनने के बाद 2 कैटेगरी होंगी, या तो ROR बनोगे या RNOR बनोगे। अब ROR बनना और RNOR बनना भी इस पे डिपेंड करता है कि आप रेजिडेंट किस वजह से बने। तो गवर्नमेंट ने कहा था रेजिडेंट बनने की 2 वजहें हो सकती हैं। इंडिविजुअल वाले केस में 2 वजहें कौन सी होंगी, या तो आप नॉर्मल केस में कवर हो या स्पेशल केस में कवर हो। याद करो, स्पेशल केस में टोटल मिला के 3 केस आते हैं, 2 केस अलग, 2 केस अलग और 1 केस अलग। अब 2 केस इंडिया से बाहर जाने वाले हैं, 2 केस बाहर से इंडिया में आने वाले हैं, और 1 केस जो है वो डीम्ड रेजिडेंट वाला केस है। सारे के सारे बच्चे फटाफट से रिवाइज करेंगे, घर बैठ के ऐसे नहीं बैठना। फिर 2 केस हमने कौन कौन से किए। सबसे पहला केस हमने किया, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, उस केस में 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो वो रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो वो रेजिडेंट नहीं बनेगा। सेकंड फिर पॉइंट ये बात कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप बाहर जा रहे हो, तो भी उस केस में 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। फिर 2 केस जो है वो बाहर से इंडिया में आने वाले हैं। अब वो कौन कौन से केस है, अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, आप बाहर सेटल्ड हो, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो, किसी भी पर्पस के लिए इंडिया में आ रहे हो, और आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, तो 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। फिर सेम सारी बातें हैं, बस अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर वहां पे 2 कंडीशन है, या तो 182 डेज वाली कंडीशन या 120 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करोगे, आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। ये बात हमने वहां पे डिस्कस की। फिर लास्ट केस में डिस्कस किया कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सेक्शन 61A में ये 5 केस हमने किए। अब बच्चा ये बात कहता है, सर अगर मैं इन 5 केस में कहीं पर भी नहीं आता, तो फिर मैं कहां पे जाऊंगा, नॉर्मल केस में। अब नॉर्मल केस में 2 कंडीशन है, अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर दोगे, तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हम रेजिडेंट बन जाएंगे। अब 2 कंडीशन कौन कौन सी है, पहली कंडीशन 182 डेज है, उससे ज्यादा होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। ये सारी बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट की। अब फिर अगला पॉइंट हमने ये कंप्लीट किया कि भैया इंडियन सिटीजन कब बनेंगे या इंडियन ओरिजिन कब बनेंगे। वो डेफिनेशन एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बट इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन जो है वो एग्जाम के लिए जरूरी है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन खुद या उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, तो वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन बनेगा, नहीं तो वो इंडियन ओरिजिन का नहीं बनेगा। ये सारी की सारी बातें जो है हमने वहां पे कंप्लीट की थी, बस ये पर ध्यान दो।
अब ये सारी की सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना अगला फिर हमने किया कि अगर अब तुम रेजिडेंट बन चुके हो तो रेजिडेंट बनने के बाद दो कैटेगरी होंगी, या तो क्या बनोगे ROR बनोगे या क्या बनोगे RNOR बनोगे। अब मुद्दा आ रहा है ROR या RNOR कैसे बनेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा वो डिपेंड करता है कि तुम रेजिडेंट कैसे बने हो। अब अगर तुम्हारे रेजिडेंट बनने की वजह जो है, अगर तुम 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बने हो या तुम डीम्ड रेजिडेंट बने हो तो हमेशा RNOR माने जाओगे, उस केस में कोई कंडीशन ही नहीं है। बट अगर तुम रेजिडेंट बने हो किसी और वजह से, और अगर किसी और वजह से बने, फिर दो कंडीशन है, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ROR बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा RNOR बनेगा। अच्छा, ROR के अंदर दो कंडीशन कौन कौन सी है, पिछले 10 में से किसी भी 2 साल आप इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए और पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो ROR वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, नहीं तो RNOR वाली कैटेगरी में कवर होंगे। ये सारी बातें हमने कल वाली क्लास में रिवाइज की थी। फिर ये सारी बातें करने के बाद ना अगला स्टेटस हमने कंपनी वाले केस में भी किया था। अब कंपनी मैंने कहा था 2 तरह की होती है, इंडियन या फॉरेन। इंडियन कंपनी हमेशा इंडिया की रेजिडेंट होती है। फॉरेन कंपनी में 2 केस होते हैं, या तो टर्नओवर 50 करोड़ तक है, 50 करोड़ से ज्यादा है। अगर 50 करोड़ तक है हमेशा NR है, अगर 50 करोड़ से ऊपर है तो पोयम उसकी इंडिया में है तो रेजिडेंट बनेगी, पोयम इंडिया से बाहर है तो क्या बनेगी, नॉन रेजिडेंट। ये हमने कंपनी वाले केस में किया। फिर अदर देन कंपनी वाले केस के अंदर मैंने क्या कहा था, अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल या सारा कंट्रोल अगर इंडिया में है फिर तो वो रेजिडेंट है, अगर सारा का सारा कंट्रोल इंडिया से बाहर होगा तो फिर वो क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। ये सारी की सारी बातें हमने लास्ट क्लास में अच्छे ढंग से रिवाइज कर ली थी। ठीक है, फिर एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल और HF वाले केस में ROR या RNOR बनता है, बाकी सब केस में या तो R बनेगा या NR बनेगा। अब HF वाले केस में ROR कैसे बनेगा वो डिपेंड करता है कर्ता पे। अगर कर्ता जो कुछ नहीं करता, अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो HF ROR बन जाएगी। अगर कर्ता वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो HF क्या बन जाएगी, RNOR बन जाएगी। ये सारी बातें हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट की थी। बोलो क्रिस्टल क्लियर बैच के बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम जबरदस्त, पक्का पक्का। चलो जी, अब सुनो ध्यान से। अब जितने भी बच्चे क्रिस्टल 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 क्लियर बैच के मेरे सामने बैठे हैं, अब यहां पे अगला सेक्शन जो हमें स्टार्ट करना है रिवीजन के लिए वो हमारा सेक्शन नंबर 5 है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब ये क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम के अंदर बनेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। और एक्चुअल में कहने को ये सेक्शन 5 है, इसमें कहीं ना कहीं सेक्शन 9 भी बीच में कवर हो जाता है, बट सेक्शन 9 को हम एक बार अलग से भी रिवाइज करेंगे। बट मेन आज की मेरे टारगेट है कि सेक्शन 5 एक बार अच्छे से रिवाइज करना, और कई सारे क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटे के अंदर, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने इसमें से तो हमारी गलती नहीं होगी। देखो इस चैप्टर में ना 2 ही क्वेश्चन बनने के चांस है बस। या तो वो तुमसे ये पूछेंगे कि तुम R हो या NR हो, या ROR हो या RNOR हो, या वो तुमसे ये पूछेंगे इस पर्सन की ये वाली इनकम है, उसकी इनकम निकाल के बता दो। मतलब इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। सेक्शन 9 तुमसे थ्योरी में नहीं पूछ सकते, सेक्शन 5 की थ्योरी नहीं पूछ सकते। इस चैप्टर में बनेगा तो प्रैक्टिकल बनेगा, थ्योरी बनने का मतलब ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन बनेगा तो वो 2 तरह से होगा, या तो वो ROR या RNOR पूछेंगे, या वो क्या बोलेंगे, बहुत सारी इनकम दे देंगे और ये बोल देंगे बताओ इसकी इनकम कितनी आएगी। अच्छा अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे देखो एक बार, अब हमने 3 कैटेगरी की हैं, एक तो हो गया ROR, एक हो गया RNOR, और एक जो हो गया वो हमारा NR हो गया। भाई या तो हो गया ROR हो गया, या RNOR हो गया, या NR हो गया। ये 3 कैटेगरी अभी तक हमने सीखी हैं। लाइव वाले बच्चों से मुझे उम्मीद है वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे। मैं आपकी बात कर रहा हूं, जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे। अब 3 कैटेगरी आ रही हैं, या तो वो ROR है, या वो RNOR है, या वो NR है। ठीक है जी। अच्छा बच्चा कहता है सर अगर कोई बंदा सिर्फ R और सिर्फ NR है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? तो ये इस कैटेगरी में जाएगा, R या NR।
मतलब ये वाली कैटेगरी जो है ना, ये वाली कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है या एचयूएफ के लिए है, बाकी सबके लिए या तो ये कैटेगरी है या वो ये कैटेगरी। मतलब अगर क्वेश्चन बनेगा इंडिविजुअल का, अगर क्वेश्चन बनेगा एचयूएफ का, तब तो ये तीन कैटेगरी की बात होगी। बट अगर क्वेश्चन बनेगा कंपनी का, पार्टनरशिप फर्म का, फिर या तो ये कैटेगरी की बात होगी या ये कैटेगरी की बात होगी, उसमें ये कैटेगरी की बात ही नहीं होगी। और हम सब जानते हैं हमारे एग्जाम में इंडिविजुअल की टैक्सेशन में से क्वेश्चन बनना है, तो वो क्वेश्चन या तो बनेगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, वो कंपनी वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनने के चांसेस नहीं है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि अगर एक पर्सन आरओआर है और आरएनओआर है या एनआर है, अब इनमें कौन कौन सी टैक्सेबिलिटी हमें करनी है, मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे बताना जी। सर एक बात मेरे को बताओ, एक पर्सन है, उसने इनकम ना इंडिया में अराइज की है, इंडिया में कमाई है, बताओ क्या वो इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मतलब तुम्हारा दिल क्या बोलता है? हमने पहले रेगुलर बैच में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, पहले मैं दोबारा बोल दूं, ये रिवीजन क्लास है, तो कोशिश करना याद करने की आपने रेगुलर बैच में क्या पढ़ा कि अगर किसी पर्सन ने इनकम इंडिया में कमाई है, जैसे मान लो मैंने पैसा इंडिया में कमाया है, तो जब पैसा मैंने इंडिया में कमा लिया तो क्या आपको नहीं लगता कि सबके हाथ में वो टैक्सेबल होना चाहिए? तो गवर्नमेंट ने कहा मैटर ही नहीं करता तुम हो कौन, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, बात खत्म। तो इनकम अराइज इन इंडिया, इनकम अराइज इन इंडिया टैक्सेबल इन ऑल केसेस। फिर दूसरा केस है, आपने इनकम इंडिया में कमाई नहीं है, डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, उस इनकम को इंडिया में कमाया हुआ मान लिया गया। अब सोच के बोला, अच्छा कमाया हुआ मान लिया गया मतलब ये इनकम तुम्हारी सेक्शन 9 वाली है, चेक करो सेक्शन 9 किसका है? सेक्शन 9 इसी का तो है, इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो इनकम में भी आपने इंडिया में नहीं कमाई बट गवर्नमेंट कह रही हमने मान लिया वो इंडिया में कमाई है, तो अगर डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया है, क्या वो भी सबके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस, तो टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। दो इनकम का तो कलेश खत्म हो गया, दो इनकम का तो कलेश खत्म हो गया। सारे बच्चे एक बार दोबारा बोले, चाहे इनकम अराइज इन इंडिया हो, चाहे डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया हो, ये सबके हाथ में टैक्सेबल होगी। पहली बात तो ये, मतलब इस इनकम में कैटेगरी हमें चेक ही नहीं करनी वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं जी। अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि मान लो आपने इनकम जो है ना वो इंडिया में कमाई नहीं है, आपने इनकम जो है वो इंडिया में रिसीव की है, रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है जी। मान लो कमाई इंडिया से बाहर है, कमाई इंडिया से बाहर है, बट आपने इनकम इंडिया में रिसीव की है। अब सारे बच्चे बोल देना, जिस इनकम को आपने इंडिया में रिसीव कर लिया तो क्या वो गवर्नमेंट उस इनकम पे सबसे टैक्स लेगी, नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी भाई। जो इनकम आपने इंडिया में रिसीव कर ली है तो गवर्नमेंट ने कहा हमारा पूरा कंट्रोल है उस इनकम के ऊपर, चाहे तुमने कमाई कहीं पर भी हो, मैटर नहीं करता। मैं दोबारा बोलूंगा, इनकम अराइज इन इंडिया एंड रिसीव इन इंडिया, वो तो वैसे ही ऊपर टैक्सेबल हो चुकी है क्योंकि अराइज इन इंडिया। बट अगर इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, तो गवर्नमेंट ने कहा बात खत्म। अगर वो इनकम इंडिया में रिसीव की है ना, अगर आपने कोई पैसा इंडिया में रिसीव कर ली है, तो भाई यहां पे भी टैक्सेबल, यहां पे भी टैक्सेबल, यहां पे भी टैक्सेबल। सर गाबा सर एक बात बताओ, अगर इनकम रिसीव नहीं की है, मान लो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, तब क्या होगा? तो भैया अगर इनकम को इंडिया में रिसीव किया, मान लिया गया है, ये बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 7 की, ये बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 7 की, कि अगर कोई इनकम सेक्शन 7 वाली है, डीम टू बी रिसीव है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। तो रटने वाला बच्चा बस अब एक बात ध्यान दे, चाहे इनकम इंडिया में कमाई या कमाया हुआ मान लिया गया, चाहे इनकम इंडिया में रिसीव की या रिसीव किया हुआ मान लिया गया, इन सब केस में स्टेटस हमें चेक ही नहीं करना, सबके हाथ में टैक्सेबल है। तो बच्चा कह रहा है सर ये मतलब जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? मतलब क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा इनकम अराइज इन इंडिया 2 लाख रुपए, इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया 4 लाख रुपए, ऐसा नहीं लिखा होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो तुम्हें क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो किस पॉइंट की बात कर रहा है। सर मतलब समझिए नहीं हम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इधर देखो ध्यान से। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। अब जैसे मान लो उसने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, बहुत ध्यान से मेरे को सुनना, अब वो ये क्वेश्चन देगा, अब उसने ये क्वेश्चन दे दिया, अब ध्यान से देखो उसने क्या बोला, कह रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई।
अब इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई कहां पर है? इंडिया में, इंडिया से बाहर? इंडिया में, चेन्नई इंडिया में ही है ना, यह बात तो क्लियर है ना। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, थाला फॉर ए रीजन, थाला फॉर ए रीजन। भाई जो धोनी साहब हैं, जो वो चेन्नई के रहने वाले हैं ना, तो मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई इंडिया में है, तो चेन्नई के बिजनेस से इनकम कमाई, दैट इज इनकम अराइज इन इंडिया। अब अगर इनकम अराइज इन इंडिया है, ये आगे कुछ भी बोलता रहे, ये मेरे काम का ही नहीं है, सबके हाथ में टैक्सेबल है। तो इस तरह से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये लैंग्वेज उसमें कहां पे फिट हो रही है। अब अगला देख, जैसे मान लो एक आधा पॉइंट और देखते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या लिखा है, मान लो कोई, हाँ ये देखो, अब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, अब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, अब दिल्ली इंडिया में है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, दैट इज इनकम अराइज इन इंडिया। आगे कुछ भी कहे, सबके हाथ में टैक्सेबल है। तो ये कहना चाह रहा हूं, अब ये 20,000 पे सबके हाथ में टैक्सेबल, 15,000 पे सबके हाथ में टैक्सेबल। तो बस जहां जहां ये पॉइंट कवर होते रहेंगे, उसके बेस पे टैक्सेबिलिटी होती रहेगी, बस ये पर ध्यान दो। सर जी धोनी जो है वो झारखंड का है, चलो झारखंड का है, मैंने कहा चेन्नई सुपर किंग से खेलता है, मतलब चेन्नई सुपर किंग का प्लेयर है ना, तो मेरे से गलती हो गई सूरज, आप मुझे माफी दे सकते हैं, माफी चाहता हूं मैं आपसे, थाला फॉर ए रीजन, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह था कि चेन्नई सुपर किंग से वो खेलते हैं, ठीक है जी, आप मुझे माफ करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अब आगे चले, नहीं यहां तक क्लियर है? तो एक बार सारे बच्चे मुझे फटाफट से बोल दो, अराइज इन इंडिया हो या डीम टू बी अराइज हो, रिसीव्ड इन इंडिया हो या डीम टू बी रिसीव्ड हो, क्या सबके हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है? यस है। अब अगले पॉइंट पर, अब क्या है, एक इनकम है, इनकम अराइज, ध्यान सुनना, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम कमाई इंडिया से बाहर, इनकम कमाई इंडिया से बाहर, एंड इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव भी आपने इंडिया से बाहर की, कमाई भी इंडिया से बाहर, रिसीव भी आपने इंडिया से बाहर की, बट बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, बट बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अब सारे के सारे बच्चे बोल दो, सारे के सारे बच्चे बोल दो, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर देना। इनकम कमाई कहां है? सारे बच्चे बोलो, इनकम कमाई कहां है? बोलो ना, कहां कमाई है? इंडिया से बाहर। रिसीव कहां की है? इंडिया से बाहर। बट कंट्रोल कहां पे हो रहा है? इंडिया से। तो क्या ये इनकम हमें सबके हाथ में टैक्सेबल करनी है? गवर्नमेंट ने कहा नहीं। गवर्नमेंट ने कहा जो इनकम तुमने इंडिया से बाहर कमाई और बाहर ही रिसीव की, तो भैया एनआर के हाथ में तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। एनआर के हाथ में तो इनकम टैक्सेबल होगी ही नहीं। जो बंदा बाहर रहता है, बाहर का रहने वाला, बाहर इनकम कमाए, बाहर रिसीव करे, इंडिया में क्यों टैक्स पे करेगा? सर कंट्रोल तो इंडिया में है, तो एनआर वाले केस में कंट्रोल चेक ही नहीं करना होता। ये कंट्रोल कहां के है? ये कंट्रोल कहां पे है? ये प्रोफेशन कहां पे सेटअप है? साहब ये मैटर किस केस में करता है? आर एनओआर वाले केस में मैटर करता है, एनआर वाले केस में मैटर नहीं करता। सर क्या ये इनकम आरओआर में टैक्सेबल होगी? उसमें तो होगी ही होगी, उसमें तो कोई कलेश ही नहीं है। सर क्या ये आर एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस। जो इनकम तुम बाहर कमाओगे, जो इनकम तुम बाहर रिसीव करोगे, अगर उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है, तो वो आर एनओआर के हाथ में टैक्सेबल है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आर एनओआर की कैटेगरी जो बनाई गई है ना, वो इसी इनकम के लिए स्पेशली बनाई गई है। अदरवाइज कोई फर्क नहीं है आरओआर या आर एनओआर में। मतलब एक इनकम है, ध्यान सुना, एक इनकम है जो सिर्फ आरओआर और आर एनओआर को अलग कर रही है, बाकी कोई इनकम नहीं है, वो ये वाली इनकम है। नहीं तो एक बात मैं को बताओ, अगर मान लो, ध्यान सुना, अगर मान लो ये वाली इनकम आर एनओआर के हाथ में नॉन टैक्सेबल होती, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एनओआर एंड एनआर? और अगर ये इनकम मान लो, ध्यान सुना, अगर ये मान लो सारी इनकम जो है वो इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाती, तो ये दोनों सेम नहीं लग रहे? बट गवर्नमेंट ने कहा ये इसके हाथ में तभी टैक्सेबल होगी अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया में, जबकि आरओआर के हाथ में तो हमेशा ही टैक्सेबल होगी। तो इसी पर्पस के लिए ना, सिर्फ इस इनकम के लिए आर एनओआर की कैटेगरी अलग बनी है कि बाहर कमाई हुई इनकम आर एनओआर में सिर्फ तभी टैक्सेबल करना अगर उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है।
अगर बिजनेस कंट्रोल उसका सेटअप है ही नहीं। अच्छा एक बात बच्चा कहता है सर कई बार हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि 50% कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो 50% RNOR में आएगा बस। भाई जितने परसेंट भी कंट्रोल है ना, जितने परसेंट भी कंट्रोल है उतने परसेंट ही इनकम RNOR के हाथ में टैक्सेबल होगी। अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसको तुम्हें आइडिया लग जाएगा। बट अभी तरह समझ लो जितने परसेंट भी कंट्रोल है उतने परसेंट के बेस पे ही टैक्सेबिलिटी करनी है, RNOR के हाथ में। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? सर 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 एक बात और बताओ। मैं कहा क्या सर जी? इनकम कमाई इंडिया से बाहर, ठीक है। सर जी इनकम रिसीव की इंडिया से बाहर, ठीक है। सर जी उसका कंट्रोल और प्रोफेशन जो है वो भी इंडिया से बाहर है, कमाई भी बाहर, रिसीव भी बाहर की, और बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन भी इंडिया से बाहर सेटअप है। तो ओनली ROR, बाकी किसी भी केस में नॉन टैक्सेबल। ओनली ROR, बाकी सब केस में नॉन टैक्सेबल। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि ROR के हाथ में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है? क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं आपने ROR वाले केस में कहीं क्रॉस ही नहीं किया, तो मतलब ये तो हम रट सकते हैं। भाई अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आएगा, ROR में बिना देखे जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे, क्योंकि आपने कहीं पर भी क्रॉस नहीं किया। भाई क्या इसको हम रट लें अब कि ROR के हाथ में हमेशा टिक आपने बोला है? अगर आप चेक करोगे आपने हमेशा टिक 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 बोला है, तो फिर तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर तो बस हमें ध्यान देना किस में? RNOR और NR में। ROR में कुछ ध्यान देना ही नहीं है, तो फिर तो जितनी भी फिगर दी होंगी वो सारी की सारी ROR में तो लिख ही डालेंगे। भूल के भी ऐसी गलती मत कर देना। तो बच्चा कह रहा सर अब बच्चा क्या फिर? भाई आपने तो सारा कुछ तो टिक ही कर दिया। जब सारा कुछ आपने टिक किया तो सारी की सारी इनकम ही तो टैक्सेबल होगी ना? नहीं, नो डाउट ROR के हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल है, बट जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जो इनकम तुम्हें दी है कहीं वो एग्जम्प्टेड तो नहीं है। उसने तुम्हें कह दिया एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया दैट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, तो वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। उसने बोला इस ROR को रिलेटिव से 10 लाख रुपए गिफ्ट मिला, अब वो गिफ्ट रिलेटिव से मिलने वाला आप सब जानते हो एग्जम्प्ट होता है, तो वो क्यों टैक्सेबल होगा? ROR को गिफ्ट मिला 40,000 रुपए का दोस्त से, 50,000 तक का गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है, तो क्यों टैक्सेबल होगा? तो पहली बात तो अगर एग्जम्प्टेड इनकम मिल रही है तो वो सबके हाथ में एग्जम्प्ट है, चाहे वो तुम ROR हो, RNOR हो या NRO, मैटर नहीं करता। ओके सर दूसरा और चलो मान लो एग्जम्प्टेड इनकम को छोड़ के तो बाकी तो फिर मैं सारा ROR में तो लिख दूंगा ना? नहीं नहीं, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट एक होते हैं, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट जो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते। सर अब ये पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट क्या होते हैं? ऐसे प्रॉफिट जो पास्ट में टैक्सेबल नहीं हुए थे वो अभी हमें टैक्सेबल करने हैं, बट उस ईयर के रेट से करने हैं जिस ईयर के वो प्रॉफिट है, तो ऑब्वियस सी बात है वो करंट ईयर की इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे। एक बात मेरे को बताओ, जैसे मान लो अभी हमारा चल रहा है 23-24, मान लो हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर है, मुझे प्रॉफिट मिले 17-18 के, तुमने छुपा रखे थे, मैंने कहा ये टैक्सेबल है, उस टाइम पे टैक्सेबल हुए नहीं, दैट इज पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट अगर 17-18 के हैं तो भाई 17-18 के रेट से टैक्सेबल होंगे ना, 23-24 के रेट से क्यों करोगे? बट अगर मैं उसको इनकम में जोड़ दूंगा तो वो 23-24 की इनकम में जुड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट है तो गलती से भी करंट ईयर की इनकम का पार्ट मत बना देना, वो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं किए जाएंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं। देखो यहाँ पे जी, अब सारे के सारे बच्चे एक बार इस टेबल को चेक करेंगे। बहुत बढ़िया टेबल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट की हुई है, तो इस टेबल को चेक करना है यहाँ पे क्या लिखे। देखो जी, सबसे पहले ध्यान दो, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे आपने कमाई कहीं पर भी हो, अगर आपने इंडिया में रिसीव की है टैक्स टैक्स टैक्स। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, आपने कमाई कहीं पर भी हो, टैक्स टैक्स टैक्स। ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट पर्पस का मतलब सुप्रिया ये होता है कि आप बाहर धंधा करने के लिए जा रहे हैं, बाहर परमानेंट जॉब करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम्हारा काम यहाँ पे है, इस काम की वजह से आप बाहर जा रहे हैं, तो वो फॉर द पर्पस नहीं है, वो इन द कोर्स है। फॉर द पर्पस का मतलब होता है कि आप परमानेंटली इंडिया से बाहर जॉब करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर द पर्पस। ठीक है जी, चलो आ जाओ जी, फटाफट से आओ, अगले पॉइंट पर आओ। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, हाँ नहीं, अराइज इन इंडिया, टैक्स टैक्स टैक्स।
उसके बाद इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, टैक्स टैक्स टैक्स। उसके बाद इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, यहां पे टैक्स यहां पे टैक्स, बट यहां पे क्या आएगा, नो टैक्स, क्योंकि आपने इनकम बाहर कमाई बाहर रिसीव की है। इनकम कमाई आपने इंडिया से बाहर, रिसीव बाहर की, और प्रोफेशन सेटअप भी बाहर है, तो यहां टैक्स, यहां नॉन टैक्स, यहां पे नॉन टैक्स। फिर अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है, नॉन टैक्स नॉन टैक्स नॉन टैक्स। अगर कोई पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, नॉन टैक्स नॉन टैक्स नॉन टैक्स। ये पूरा पॉइंट आपका निकल के आ रहा है, ये पूरा पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। नहीं, जितने भी बच्चे लाइव वाले हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो सारे बच्चे लाइक का बटन फटाफट से ठोक दो, लाइक दबा दो फटाफट से। इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया, हाँ तो वो भी नहीं आता जी। बट लेटर अगर सेम ईयर में रेमिटेंस है तो वो सबके हाथ में आएगा, लेटर ऑन रेमिटेंस है तो वो तीनों के हाथ में नहीं आएगा जी। डन? क्रिस्टल क्लियर? बोलो क्रिस्टल क्लियर। डन? लॉक कर दे इसको जी, पक्का पक्का। चलो अब एक बार मुझे ऐसा करो, 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवा दो जो हमने पढ़ा है जी 2 बार। सर पॉइंट नंबर एफ बता दो मेरे बच्चे। पॉइंट नंबर एफ का मतलब ये है आपने पैसा बाहर कमाया, रिसीव बाहर किया, कंट्रोल भी उसका बाहर है, सब कुछ बाहर है, तो आरओआर में बस इनकम जुड़ेगी और किसी भी केस में इनकम नहीं जुड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया का मतलब यह है कि जैसे मान लो मैंने सीएस का कोर्स किया या मैंने कोर्स किया सीए का, अब ये 2 प्रोफेशन आईसीएआई हो गया, आईसीएसआई हो गया, आईसीडब्ल्यूएआई हो गया, ये इंडिया में सेटअप है। अगर इसके थ्रू मैं बाहर जाके इनकम कमा रहा हूं तो जिस प्रोफेशन से इनकम कमा रहा हूं उसका प्रोफेशन जो है वो इंडिया में सेटअप है, तो वो इनकम जो होगी वो यहां पे आ जाएगी, वो टैक्सेबिलिटी के अंदर आरएनओआर के अंदर आ जाएगी। डन? हाँ शिवम एक बार और कर दो, किसी और के फोन से करना बट तुम अपने फोन से मत करना। योर नोट्स आर ऑसम, हर कॉन्सेप्ट इजी वे में लिखे हुए हैं, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो विद्या इसके अंदर बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत से नोट्स बनाए गए हैं। सर एग्रीकल्चर इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, तो भैया अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से बाहर कमाई है तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, तो आरओआर के हाथ में वो टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। ई पॉइंट का मतलब क्या है? ई पॉइंट का मतलब यह है आपने पैसा बाहर कमाया, पैसा बाहर रिसीव किया, उसका कंट्रोल इंडिया से है, तो अगर कंट्रोल इंडिया से है तो आरओआर एनआर एनओआर दोनों में आएगा, एनआर में नहीं आएगा जी। चलो अब एक बार ऐसा करो, इसको है ना एक बार पैक कर देते हैं, ठीक है। एक बार मेरे को बस 2 मिनट के अंदर ना दोबारा से एक बार रिवीजन करा दो ताकि मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, फिर इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे करना क्या, ठीक है। सारे बच्चे मेरे को बताते रहना। देखो 3 कैटेगरी दिमाग में लेके चलो, 3 कैटेगरी अपने दिमाग में लेके चलो, आरओआर, आरएनओआर, एनआर। दोबारा बोलो, आरओआर, आरएनओआर, एनआर। फिर बोलो आरओआर, आरएनओआर, एनआर। ये 3 कैटेगरी। हरी अब सारे बच्चे बोलना, बस ऐसे बोल देना, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, ठीक है। इनकम अराइज इन इंडिया, ऐसे ऐसे क्या बोलो ना, टैक्सेबल, भाई ऐसा तो काम नहीं चलेगा। इनकम अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड outside India, but business control from India, taxable, taxable, non-taxable. Income arise outside India, received outside India, but profession set up in India, taxable, taxable, non-taxable. Profession India में setup है. Income arise outside India and received outside India, and business and control, मतलब business and profession set up outside India, taxable, non taxable, non taxable. Income exempt under income tax, non taxable, non taxable, non taxable. Past untaxed profit, non taxable, non taxable. ये पॉइंट है बस।
क्या बात मेरी समझ में आ रही है? आई थिंक आपके दिमाग में बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लैरिटी आ गई होगी कि हमें करना क्या है। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से। अब देखो ये तो हमने रट लिया, मैंने कहा ना ये चीज हो गई रटना, तो हमें रटना तो नहीं है ना, हमें तो क्वेश्चन करने हैं। अब एक बार ऐसा करो, अपना एक पेज निकाल लो, अपना एक पेज निकाल लो और देखते हैं जी आप क्या कलाकारी करते हो जी। एक बार पेज निकाल लो और आ जाओ, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ जी। एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आएंगे। कसम लगे तुम्हें माता रानी की, जिस भी भगवान को तुम मानते हो, चाहे राम को मानते हो, चाहे श्याम को मानते हो, चाहे अल्लाह को मानते हो, चाहे वाहेगुरु को मानते हो, जिसने भी आंसर देखा, क्योंकि नोट सबके पास है, तुम तो आंसर देख नहीं पाओगे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये है नालायक बच्चे, बट मैं इनके ऊपर ट्रस्ट करता हूं। तो कसम लगे तुम्हें माता रानी की, अगर तुमने आंसर देखा, बस तुमने खुद क्वेश्चन करना है, फिर बाद में जाके देखेंगे कि सही है या गलत है। ठीक है, चलो आ जाओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कंप्यूट दी टोटल इनकम, हमें टोटल इनकम निकालनी है इन दी हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज 35 साल, बीइंग ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, फिर RNOR और NR फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, एज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्टिंग आउट। मतलब शिफ्टिंग आउट का मतलब क्या है? मतलब डिफॉल्ट स्कीम ले रहा है, डिफॉल्ट नहीं ले रहा, डिफॉल्ट नहीं ले रहा, मतलब नॉर्मल स्कीम वो ले रहा है। ठीक है जी, अब ऐसा करो 3 कैटेगरी बना लो, ROR, RNOR, NR। सारे के सारे बच्चे 3 कैटेगरी बनाओ, ROR, RNOR और NR, 3 कैटेगरी बनाओ जी। बना ली? अब पहला पॉइंट पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। इस लाइन का मतलब क्या है? पहले तो रटना नहीं है, समझना है इसका मतलब क्या है। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, यूके मतलब उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड, किसकी बात कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम। तो यूके डेवलपमेंट बॉन्ड मतलब बाहर वाली कंट्री के एक बॉन्ड है, बाहर वाली कंट्री के एक बॉन्ड है, उस पर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो कैन आई से इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, बट 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। तो पहले तो ऐसा करो, 50% इंटरेस्ट अगर इंडिया में रिसीव है, तो भाई ये बात तो क्लियर है, 5,000 5,000 5,000 ये तो सबके हाथ में आएगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट इंडिया में रिसीव हो गया वो तो सबके हाथ में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट अब क्वेश्चन ये है कि जो 5,000 पे बैलेंस बचा, वो आपने कमाया इंडिया से बाहर, बट और वो रिसीव भी आपने इंडिया से बाहर किया, तो क्या वो ROR में आएगा? नहीं आएगा। एक बार मैं दोबारा बोलता हूं, 5,000 पे आपने इंडिया में रिसीव किया, बाकी बचे 5,000 पे, 5,000 पे आपने कमाए बाहर, रिसीव भी आपने बाहर किया, क्या ROR में आएगा? नहीं आएगा। आएगा। ROR में तो सारी ग्लोबल इनकम आती है, तो ये 5,000 पे ROR में आ जाएंगे, तो मतलब ROR के हाथ में पूरा का पूरा 10,000 पे आएगा। तो यहां पे लिख देता हूं 10,000, 5,000 और 5,000। लो जी, पहले का आंसर तो ये हो गया। देखते हैं आगे जाके सही होगा या गलत होगा, देखते हैं, मुझे पता नहीं, अभी आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, ये तो हमने कर ही लिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई इंडिया में है, तो इनकम कमाई इंडिया में, आगे मेरे को चेक ही नहीं करना रिसीव कहां पे की है, कमाई इंडिया में है, तो 20,000 और 20,000 और 20,000 सब में आएगा जी। आगे देखो, अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अब दोहन सुना, इंडियन कंपनी के शेयर्स आपने बेच के पैसा कमाया। सेक्शन 9 हम एक बार देखेंगे, सेक्शन 9 में लिखा हुआ है इंडियन कंपनी के शेयर्स बेच के आपने पैसा कमाया, दैट इज इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया। क्योंकि मेरे पास किस कंपनी के शेयर है? इंडियन। तो अगर इंडियन कंपनी के शेयर, अगर मैं वो शेयर्स बेचता हूं ना, चाहे मैंने कहीं पर भी रह के बेचे हो, इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया। अब सारे बच्चे बोल दो इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, रिसीव कहीं पर भी की हो, क्या सबके हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है? यस। तो कितने हैं? 20-20 हजार रुपए सबके हाथ में जोड़ लो, 20-20-20। अगले पॉइंट पर आओ, अगले पॉइंट पर आओ। अब देखो डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अब सारे बच्चे बोल देना डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी से मुझे डिविडेंड मिल रहा है, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, ब्रिटिश कंपनी अराइज आउटसाइड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो बताओ किसके हाथ में आएगा? सिर्फ ROR में आएगा और कहीं पर नहीं आएगा। तो ये 5,000 रुपए यहां पे, बाकी कहीं पर नहीं है। क्लियर है? अगले पॉइंट पर आओ।
अगला पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी। ध्यान से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी। जर्मनी में प्लांट है, उसको बेच के प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म गेन आया, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया। 50% गेन रिसीव्ड इन इंडिया। अब 50% अपने इंडिया में रिसीव कर लिए, तो भैया 50% तो सबके हाथ में आएगा, और बचा वो 50% जो होगा वो सिर्फ आरओआर में आएगा और किसी में नहीं आएगा। तो मतलब आरओआर के अंदर तो पूरा 40 आएगा, और यहां पे 20 आएगा, और यहां पे 20 आएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो पूछ लो। अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर वो कह रहे हैं इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी। हाँ जी, हेलो भाई साहब, ओए 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 ओए, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी। कमाया कहां पर है? इंडिया से बाहर। विच इज कंट्रोल इन दिल्ली, विच इज कंट्रोल इन दिल्ली। कंट्रोल कहां पे है? दिल्ली में। बस आगे एक बार छोड़ दो, आगे छोड़ दो, ये वाला लाइन छोड़ दो, सारे बच्चे आंसर देना मेरे को। कमाया बाहर और 50% कमाया बाहर है और कंट्रोल दिल्ली में है। आरओआर में आएगा, आर एनओआर के अंदर आएगा, बट एनआर में नहीं आएगा। एनआर में बट उसने बोला है कि 40,000 रुपए अपने इंडिया में रिसीव किया, तो क्या ये 40,000 रुपए एनआर के हाथ में भी आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि इंडिया में रिसीव की है। तो आरओआर में पूरा 70, आर एनओआर के अंदर पूरा 70, यहां पे 40। क्योंकि कंट्रोल इंडिया में है। अब अगर कंट्रोल इंडिया में है तो भैया मैंने पहले भी कहा था कमाया बाहर, कंट्रोल अगर इंडिया में है तो आर एनओआर के हाथ में आएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बातें मेरी समझ में आती हैं? ठीक है, आगे देखते हैं, आगे अगले पॉइंट पर हम। अगला पॉइंट देखो, फिर आ रहा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली। अब भैया प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, कमाया कहां पे है? इंडिया में, तो सबके हाथ में आएगा। 15 15 15 15 15 15। अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, कमाया इंडिया से बाहर। डिपॉजिट इन बैंक एट लंदन, डिपॉजिट इन बैंक एट लंदन, मतलब वहां पे पैसा जमा किया। ब्रोड टू इंडिया, फिर वो पैसा इंडिया में लेकर आ गया। सारे बच्चे बोल दो सिर्फ किस में आएगा? आरओआर के अंदर आएगा बस। तो आरओआर के अंदर 50,000 रुपये आएगा और किसी के अंदर नहीं आएगा जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अब ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के डिवेंचर से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर इंडियन कंपनी के डिवेंचर से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो सोच के बोल रहा है क्या इनकम अराइज इन इंडिया है या नहीं है? डिवेंचर किस कंपनी के है? इंटरेस्ट उससे आ रहा है, तो इनकम अराइज इन, तो सबके हाथ में आएगा। रिसीव आपने कहीं पर भी किया हो तो 12,000 12,000 12,000। क्या बात समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पर आओ। फी, ध्यान से, फी फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। सर बहुत तरीके से क्वेश्चन पढ़ा करो, मैं बार बार कह रहा हूं। वो कह रहा है आपको फीस मिली है, फीस मिली है किस चीज की? टेक्निकल सर्विस की। कौन सी सर्विस? जो आपने इंडिया में रेंडर की है। अब सारे बच्चे बोल देना मैंने कोई सर्विस इंडिया में रेंडर की। जीजू वो गाना गाने के लिए, जीजू गाना गाने के लिए इंडिया में आया, तो यहां पे गाना गाकर पैसे लेके चला गया, तो जीजू ने वो इनकम कमाई कहां पे? इंडिया में। तो मैंने कोई सर्विस अगर इंडिया में दी है, उसके लिए मुझे फीस मिली है, तो इनकम मैंने कमाई कहां पर? इंडिया में। रिसीव मैंने कहीं पर भी की हो, सबके हाथ में टैक्सेबल है। 8,000 रुपए 8,000 रुपए 8,000। रेमिटेंस हर केस में तब एग्जम्प्ट होता है अगर वो लेटर ऑन रेमिटेंस हो, ठीक है ना। अगर वो सेम ईयर में रेमिटेंस है तो आरओआर में टैक्सेबल होता है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, आ जाओ अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। आगे देखो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, ये तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं आगे। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, हेलो भाई साहब, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, इनकम अराइज इन इंडिया, तो 26,000 26,000 26,000। आगे देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल, नेपाल इंडिया में, इंडिया से बाहर है, कमाई बाहर है आपने। रिसीव देयर, रिसीव भी आपने बाहर की, तो कमाई बाहर रिसीव बाहर, तो किस में आएगा? सिर्फ आरओआर में आएगा और किसी में नहीं आएगा। अगले पॉइंट पर आओ। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। अब सारे बच्चे बोल दो पास्ट
फॉरेन अनटैक्स इनकम आ रखी है। अब पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जो होते हैं वो किसी के हाथ में भी नहीं आते। आगे देखो ध्यान से, अब तुम गलती करोगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, अगर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया होती तो एग्जम्प्ट होती। अब ये नेपाल से आ रही है, तो नेपाल से आ रही है, फिर रसीद भी अपने वहीं की है, और फिर वो इंडिया में लेके आ रहे हो, तो सिर्फ किस में आएगी, ROR के अंदर आएगी। 18,000 रुपए यहां पे नहीं आएगा। और कुछ बचा हुआ है? और भी है अभी तो। आगे देखो अगला पॉइंट क्या है जी, अगला देखो, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या, कीनिया कहां पे है? कीनिया इंडिया में, इंडिया से बाहर, तो कमाया बाहर आपने। विच वॉज सेटअप इन इंडिया, हाँ जी, विच वॉज सेटअप इन इंडिया। अब सारे बच्चे बोल दो, प्रोफेशन आपने, इनकम प्रोफेशन की कमाई इंडिया से बाहर, बट वो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। रिसीव देयर, रिसीव आपने बाहर की है, बट इंडिया में सेटअप है, तो बताओ किस में आएगा? ROR और R NOR में आएगा, NR में नहीं आएगा। तो 5,000 और नील। सर हाउस प्रॉपर्टी वाला कौन से पॉइंट में कवर होगा? हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट में कवर होगा इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। जी अगले पॉइंट पर आओ जी, गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। अब ये तुमने अदर सोर्स पढ़ा होगा, वेडिंग पर मिलने वाले गिफ्ट एग्जाम्प्ट होते हैं, शादी पर मिलने वाले गिफ्ट एग्जाम्प्ट होते हैं, तो ये तीनों के हाथ में नहीं आएगा। आप एक बात देख पा रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस में ही अदर सोर्स को इंटरलिंक कर दिया। तो जो बच्चा कहता है कि मैं ये चैप्टर छोड़ जाऊं, मैं ये चैप्टर छोड़ जाऊं, तो छोड़ जाओ। अब जिसने अदर सोर्स ही नहीं पढ़ा तो उसका छूट गया, काम हो गया, काम हो गया उसका, उसको पता ही नहीं करना क्या है। अगले पॉइंट पर आओ, आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सेविंग बैंक पे तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, तो इनकम अराइज इन इंडिया, तो 12,000। ठीक है ना। आगे देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया, कमाया बाहर, कंट्रोल इन रशिया, कंट्रोल भी रशिया में है, तो सिर्फ किस में आएगा? ROR में आएगा जी, और किसी में नहीं आएगा। आगे देखो, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। अब डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड मतलब इंडियन कंपनी से तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है, दैट इज इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, तो 5,000। हाँ जी, एग्रीकल्चर इनकम। हेलो भाई साहब, इधर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लैंड इन राजस्थान। अब अगर एग्रीकल्चर इनकम लैंड इन राजस्थान अराइज इन इंडिया, तो सबके हाथ में क्या है? एग्जाम्प्ट है जी। एक बार अब निकालना, टोटल करना कितना आ रहा है, करो टोटल, फिर आंसर चेक करेंगे मैच हो रहा है नहीं हो रहा। ओ मेरे नालायकों, ओए मेरे नालायकों, मेरा भिंडी, मेरा शिमला कलर का बच्चा। देखो ना वहां पे ना तुम्हारी वीडियो में एक बटन आ रहा होगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे आ रहा है, वो ना वाइट वाइट होगा, जैसे आप दबाओगे वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो सबके फोन में वो ब्लैक ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, मैंने अपने फोन में तो ब्लैक कर दिया था, अब तुम्हारे फोन में पता नहीं वाइट वाइट सा आ रहा है, बीच में गैप आ रहा है उसके, तो आप प्लीज उसको ब्लैक कर देंगे। बजरंगी, ओ मेरे बजरंगी भाई, एक बार भी बोलोगे तो दोबारा समझा दूंगा, टेंशन मत लो, एक बार ही बोल दोगे तो भी काम चल जाएगा। आ रहा तुम्हारे फोन में ब्लैक हो गया? नहीं हुआ तो करो, जल्दी जल्दी करो फटाफट सारे बच्चे जिनके फोन में वो वाइट वाइट सा डिफरेंस ऐसे होगा ना, देखो ये वाला ऐसे करके होगा ऐसे। ठीक है, अब जैसे तुम इसको वो दबाते हो तो फिर ये ऐसे ब्लैक सा हो जाता है, ऐसे होना चाहिए सबका, सबके फोन में। ठीक है, अच्छा आपके फोन में वाइट आता है ब्लैक करने के बाद? हाँ तो मतलब वही है, मतलब वाइट आता तो वाइट कर दो फिर। डन। अब बताओ कितना आ रहा है जी, तो यहां पे एक बार चेक करते हैं, आपका ये आंसर आ रहा होगा 352, 218 और 183, इतना ही आ रहा है जी। डन, क्लियर है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे 352, यहाँ पे 218, यहाँ पे 183 इतना आ रहा है, बट अभी गेम खत्म नहीं हुई। अब देखो इस चैप्टर में ना, इस क्वेश्चन में इन्होंने डिडक्शन को भी इंटरलिंक कर दिया। अब देखो जिसने डिडक्शन नहीं पढ़ा क्या करेगा, वो रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन,
अब उसने कैसे लिंक कर दिया? बच्चा कह रहा है सर यार गावा सर एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में कैसी बात कर दी आपने? पूरे क्वेश्चन में कहीं डिडक्शन तो दी नहीं। कहां दिया उसने डिडक्शन? कैसी बात कर रहे हो? डिडक्शन तो पूरे क्वेश्चन में ही नहीं है। याद करो, एक सेक्शन आपने 80 TTA पढ़ा था सेविंग के इंटरेस्ट का, कि 10,000 तक की डिडक्शन मिलती है सेविंग के इंटरेस्ट की जी। अब यहां पे जो आपको देखो सेविंग का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, उसने बोला सेविंग पे इंटरेस्ट कमाए कितना? 12,000। तो 12,000 जोड़ेंगे और 10,000 पे देखो लास्ट में माइनस करेंगे, फिर तुम्हारी इनकम आएगी। उसने टोटल इनकम पूछी है, ग्रोस टोटल इनकम नहीं पूछी उसने। अब जो यहां तक पहुंचेगा ना उसको पूरे नंबर मिलेंगे। सर अगर मान लो हमने यहां तक कर लिया तो एक नंबर कट जाएगा तुम्हारा और तुम्हें लगेगा तुम्हारा सारा सही है। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन में डिडक्शन जो है उसको माइनस करने के बाद फिर तुम्हारी इनकम आएगी, दैट इज अवर टोटल इनकम। बस ये बात ध्यान दो। क्या आंचल मेरी बात समझ में आ रही है आपको जी? क्या आंचल को मेरी बात समझ में आती है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं जी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। तो अब ध्यान रखना, अब चाहे एमसीक्यूज की बात करूंगा, बच्चा बोले एमसीक्यूज में कैसे बनेगा, तो भाई एमसीक्यूज में ऐसे ही तो बनेगा। अब वो एमसीक्यूज में क्या देंगे तुम्हें? ये पॉइंट दे देंगे और ये 4 ऑप्शन दे देंगे बस। तो एमसीक्यूज में कुछ अलग से नहीं बनेंगे, इसी में से वो क्या करेंगे, इसी में से 2-3 पॉइंट उठा के एमसीक्यूज को दे देंगे। बस ये पर ध्यान दो। सर क्या एनआर को डिडक्शन मिलती है? 80 TTA सबको मिलती है, 80 TTA फॉर ऑल, 80 TTB ओनली फॉर रेजिडेंट, बट 80 TTA जो है वो सबके लिए है, चाहे तुम आर हो चाहे तुम एनआर हो। यस रितिका, यस देख सकते हो। डन सर, डिडक्शन वाले चैप्टर में सब क्लियर हो जाएगा। देखो मेरी बात सुन लो, देखो डिडक्शन में लिमिट्स तो आपको याद करनी पड़ेंगी। पूरा चैप्टर मैं मंडे को समझा दूंगा, पूरा चैप्टर मैं मंडे को क्लियर कर दूंगा, बट लिमिट्स आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको याद होंगी। चैप्टर बहुत बढ़िया समझा दूंगा, इतना मेरा वादा है, बट जब तक तुम खुद उसमें एफर्ट्स नहीं करोगे ना। आप एक बात बताओ यार, अब तुम कहो सर समझा दो, अब बताओ मैं 10,000 की लिमिट क्या समझाऊं? अब 10,000 की लिमिट तो याद करनी है ना। मैं तुम्हें सेक्शन बता दूंगा, सेक्शन समझा दूंगा, बट लिमिट जब तक तुम्हें याद नहीं होगी तो मैं करूंगा भी क्या? तो सर 2-3 चैप्टर ऐसे हैं, डिडक्शन हो गया, टीडीएस हो गया, ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट के एफर्ट्स ज्यादा होते हैं और बच्चा एफर्ट्स करता ही नहीं है। अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में मार खाओगे, बस सिंपल सी बात है। तो मैंने तो एक बार समझाना है, मंडे को समझाऊंगा, ट्यूसडे को तुम भूल जाओगे अगर तुम इसको रिवाइज नहीं करोगे। ठीक है ना? तो मेरे समझाने के बाद आपका रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दो ना कि प्लीज, आपने फुली टैक्सेबल बोला था, देन व्हाई ओनली रिसीव? अरे नालायक, कैसी बात कर रहे हो? एक बार फर्स्ट पॉइंट पे आओ, क्या है वो? कह रहा है इनकम इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट लोन 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। तो फुली टैक्सेबल किस में होगा? आरओआर में होगा ना। आरओआर में फुली टैक्सेबल है, आरएनओआर और एनआर में जितनी इनकम उसने इंडिया में रिसीव की है बस वो इनकम टैक्सेबल होगी। सर एक बार पॉइंट नंबर 8 एक्सप्लेन कर दो, हाउस प्रॉपर्टी वाला। हाउस प्रॉपर्टी वाला देखो क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, कमाई बाहर, डिपॉजिट भी बाहर किया, मतलब कमाई बाहर, रसीद बाहर, सब कुछ बाहर किया है, तो सिर्फ किस में आएगी? सिर्फ आरओआर के अंदर आएगी। सिर्फ जो हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम है सिर्फ और सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी और किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ कल कोई क्लास नहीं है, कल कोई क्लास नहीं। सर एक बार पॉइंट नंबर 12 बता दो, पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 कौन सा है? पॉइंट नंबर 12 कौन सा है? मेरे को तो याद भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेपाल में है, अब कमाया बाहर, रसीद बाहर किया, तो सिर्फ आरओआर में इनकम टैक्सेबल होगी जी बस, और किसी में नहीं आएगी। सर पॉइंट नंबर 15 बता दो एक बार, ये कौन सा था? पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 था ये, तो ये पॉइंट नंबर 13 14, पॉइंट नंबर 15। हाँ तो प्रोफेशन आपका इंडिया से बाहर है, बट वो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो आरओआर और आरएनओआर याद करो। आरएनओआर में कब आती है? अगर इनकम बाहर कमाई, रसीद बाहर की, बट अगर बिजनेस या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है तो आरएनओआर के अंदर भी वो इनकम आ जाती है, तो आरओआर के अंदर आएगी, आरएनओआर के अंदर आएगी, एनआर के अंदर नहीं आएगी। ठीक है,
चलो अब इसको लॉक करते हैं जी। अब जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार पीछे वीडियो पीछे करके सुन लेना। एग्री ये एक पॉइंट ये आ रहा है, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड अगर आपकी नेपाल में है तो इंडिया से बाहर है, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होती। अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में कमाई होगी तो एग्जम्प्ट होगी, इंडिया से बाहर कमाई हुई इनकम एग्जम्प्ट नहीं होती जी। भाई ऐसा करो ना, तुम सारा ही डाउट पूछ लो, कह दो सर दोबारा ही समझा दो सारा, नालायक कहीं के। एक तो वो बच्चे बड़ी दिक्कत कर रहे हैं जो पहली पहली बार पढ़ रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये रेगुलर बैच है। भाई पूछ लो, रेगुलर बैच बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये मत कहना खत्म कब होगा, ठीक है ना। क्योंकि रेगुलर बैच में लगते हैं टोटल मिला के 70 लेक्चर। अब 70 लेक्चर काउंट कर लो कब तक जा रहे हैं, ठीक है ना। वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको रेगुलर बैच मत बनाओ तुम, नालायक। ऐसा बोलो सारा ही दोबारा बता दो। ठीक है, तो एक बार पीछे करके सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो जी, अब मैं इसको लॉक करने जा रहा हूं जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें दे रहा हूं और वो तुमने करके दिखाना है। ये लो जी, ये क्वेश्चन पकड़ो। इसमें वही है ROR RNOR NR, ये टेबल है। क्वेश्चन करो जी, ये टेबल सारे बच्चे करेंगे जी। कसम लगे माता रानी की या किसी भी भगवान को आप मानते हो, अगर आपने इसका आंसर पीछे से देखा तो चुप करके आंसर कर लो, आपके सामने क्वेश्चन है जी। हाँ अदिति हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। करो जल्दी करो फटाफट से। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये मिस्टर पहले ना इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लो, इसमें ना रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। एक मिनट रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। एक बार पहले ऊपर क्वेश्चन पढ़ना क्या है। मिस्टर रमेश एंड सुरेश आर ब्रदर्स एंड दे अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। मिस्टर रमेश सेटल्ड इन कनाडा इन द ईयर 1996 एंड सुरेश सेटल्ड इन दिल्ली। अब समझ गए रमेश कौन है, रमेश कौन है NR, और सुरेश कौन है R। क्योंकि सुरेश दिल्ली में सेटल्ड है तो सुरेश रेजिडेंट है, और रमेश कहाँ सेटल्ड है कनाडा में, तो रमेश क्या है NR है। अब दोनों की इनकम निकाल दो जी। तो रमेश को NR मानना, सुरेश को रेजिडेंट मानना, तब इनकम निकालना, ठीक है ना। मतलब सुरेश मतलब रेजिडेंट मतलब ROR, ROR। अब इनकम निकालो इसकी। तो रमेश को NR मान के इनकम निकालो और सुरेश को ROR मान के इनकम निकालो। सर इसमें टैक्स की स्कीम क्यों दी है, इसमें क्या काम है, काम है ना मेरे बच्चे। अगर स्कीम नहीं देंगे तो तुम डिडक्शन कैसे माइनस करोगे। न्यू स्कीम में डिडक्शन नहीं मिलती, ओल्ड के अंदर मिलती हैं। अब बताओ, अब इसमें डिडक्शन वाले पॉइंट उसने मर्ज किए हुए हैं, ठीक है ना। कल तुम्हें वो सेट ऑफ वाला चैप्टर मर्ज कर देगा, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बाकी चैप्टर पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना। आंचल तो भी इतना करना है जितना दिया हुआ है, तो भी इतना करना है जो आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। पेपर में जब क्वेश्चन बन जाएगा तो तुम ये नहीं कहोगे क्वेश्चन कहां से बना दिया। हाँ जी नंदनी, दोनों का अलग अलग निकालो, रमेश का अलग निकालो, सुरेश का अलग निकालो। और जो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर रहे वो बहुत गलत कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं अपने साथ। क्योंकि पेपर में भी वो ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे इस टाइम बैठे हैं और फोन पे लगे हुए हैं, इस टाइम मैसेज कर रहे हैं। ध्यान रखना पेपर आपके आने वाले हैं, या तो पेरेंट्स को चीट मत करो या पढ़ लो। अंकित मेरे पास वो भी है नहीं, एक बार देख के मैं करवा दूंगा। भिवानी वहां तक
चंदन दोबारा कर लो, दोबारा, ठीक है। और 16 तारीख को हमारी मैराथन है, अगले सैटरडे, ध्यान रखना, मिस मत कर देना गलती से। और आपने जो भी तुम्हारे कोई प्लान व्लान है ना, कहीं तुम्हारा घूमने फिरने के, उसको रोक दो एक बार, क्योंकि वो जैसे मैराथन खत्म होगी मैं प्राइवेट कर दूंगा, ध्यान रखना जी, ठीक है। कहीं आप सोच रहे हो कि पब्लिक रहेगी, वो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर मैं 12 घंटे जाग रहा हूँ तो आपको भी जागना है। मेरे घर में भी फंक्शन चल रहे हैं इस टाइम, मैं सारे फंक्शन छोड़ के मैं चाहता हूं कि आपको भी मजा आए और मुझे भी जीएसटी पढ़ाने में मजा आए, ठीक है ना। तो चाहे रेड बुल खिसका लेना 5-6, कुछ भी करना, बट पूरी रात आपने मेरे साथ जागना है, बस ये पर ध्यान दो। हाँ, टोटल इनकम निकालना है, टोटल इनकम निकालनी है, टोटल इनकम जी। है नहीं, ओल्ड स्कीम, नॉर्मल स्कीम। सर हमारा प्लान पूरे दिन का आपके साथ ही है, प्लान विदिया पूरे दिन का नहीं मेरे बच्चे, रात की बात कर रहा हूँ, मैराथन रात की है, कहीं तुम दिन की आके बैठ जाओ। रात को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक है, मैं ये कह रहा हूँ। तो अपना दिन विन में सो लेना, ठीक है ना, तो दिन विन में सो लेना, जो सोना है रात को नहीं सोना बस किसी ने, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर पूरा जीएसटी हमें ग्रिप में करना है 12 घंटे के अंदर तो, ठीक है। चलो एक बार आप निकालना, मेरे को बताओ जी क्या क्या आपने किया जी। तो पहले वाले केस में एक बार देखते हैं, मिस्टर रमेश एनआर है, अब सारे बच्चे बोलना, इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, बताओ। अब 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, तो क्या पूरा 35,000 पे एनआर के हाथ में आएगा, 17,500 आएगा, 17,500, तो इसमें तो आएगा 17,500, बट आरओआर के अंदर पूरा का पूरा 40,000 आ जाएगा जी। आरओआर के अंदर पूरा का पूरा 40,000 आएगा, तो पहला एक बार चेक कर लो, उसको टिक कर लेना जी। अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, इनकम कमाई बाहर, रिसीव बाहर की, तो एनआर के हाथ में तो कुछ नहीं आएगा, आरओआर के हाथ में पूरा 20,000 आएगा। जहां जहां गलती हो सही करते रहना जी। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर, नागपुर, नागपुर मतलब इंडिया, इंडिया में कमाया है, तो सबके हाथ में टैक्सेबल है, 1 लाख रुपए यहां है और 1,40,000 रुपए यहां है, टिक करते रहो जी अपना जी, बिल्कुल अबे बिल्कुल, अपने सारे दोस्तों को बोल देना। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, बताओ जी। अब इंडियन कंपनी के शेयर सेल करके पैसा आया, बताओ, तो सबके हाथ में टैक्सेबल है, 60,000 रुपए यहां पे और 90,000 रुपए यहां पे। आगे देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई इंडिया में है, तो इंडिया में कमाया तो सबके हाथ में टैक्सेबल है, 80,000 रुपए और 70,000 रुपए। फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, अब वही बात आ गई, सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, तो सर्विस इंडिया में रेंडर की है, तो इनकम इंडिया में कमाई है, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे टैक्सेबल, यहाँ तो है ही नहीं जी, यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख रुपए जो होगा यहाँ पे टैक्सेबल। अगले पॉइंट पर, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन यूको बैंक, अब यूको बैंक दिल्ली में, तो कमाया कहां पर है, इंडिया में, 7,000 यहाँ पे, 12,000 यहाँ पे। आगे देखो, एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहां पे है, इंडिया में, तो एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया, तो भैया सबके हाथ में एग्जम्प्ट है। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पर आ जाओ जी। अब रेंट रिसीव इन द रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल, आपने यहाँ पे गलती कर दी है, आपने पूरा क्या कर दिया, भोपाल इंडिया में है, अराइज इन इंडिया है, आपने 1 लाख और 60,000 जोड़ दिया, जो बहुत गलत काम किया। आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, यहाँ पे 1 लाख नहीं जुड़ेगा, ये रेंट दिया हुआ है, ये कंप्यूटेड इनकम नहीं दी हुई। इसमें से अभी याद करो, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वाली माइनस करते हैं। मैंने कहा था ना, वो कहां पे कहां मिक्स कर देगा तुम्हें खुद ही नहीं पता लगेगा। अब तुम्हें लगेगा तुम्हारा सारा सही हो रहा है, तो 1 लाख में से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे, 70,000 रुपए यहां पे जुड़ेगा और 42,000 रुपए यहां पे जुड़ेगा, ठीक है। 70,000 यहां जुड़ेगा, 42,000 यहां जुड़ेगा। याद करो हाउस, अब देखो रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर मिक्स कर दिया हाउस प्रॉपर्टी, बताओ। तो बच्चा कह रहा है सर आपने ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दी हुई थी, वहां तो माइनस नहीं किया, चेक करो उसके ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिखा था। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखोगे ना, जो ये वाला क्वेश्चन हमने किया है, चेक करो हाउ क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटेड। तो अगर मैं कंप्यूटेड की बात करूंगा तो कंप्यूटेड मतलब उसमें सब कुछ माइनस किया है। देखो यहाँ पर भी क्या लिखा है, कंप्यूटेड मतलब सब कुछ माइनस किया हुआ है, बट यहाँ पे उसने कंप्यूटेड नहीं लिखा, यहाँ पे उसने रेंट लिखा है, तो रेंट वाले केस में से माइनस किया जाएगा।
अब आगे हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है तो इसकी तो 80C की डिडक्शन मिलेगी जी। तो बस आप इनको जोड़ दो, इनको जोड़ के बताओ इनकम कितनी आ रही है। आई थिंक यहाँ पे 4,34,500 और दूसरे वाले का 4,14,000। अब इसमें से 80C माइनस कर दोगे 30,000 रुपए का, और एक इंटरेस्ट सेविंग का इंटरेस्ट है, तो सेविंग का इंटरेस्ट ऊपर था ना, सेविंग का ये रहा, कितना है 7,000। तो यहाँ पर डिडक्शन कितनी मिलेगी 7,000, और यहाँ पर कितना है 12, बट मिलेगी कितनी 10,000। तो इसमें से अब तुम्हारी टोटल इनकम आ जाएगी 4,27,500 और 3,74,000 रुपए। ये आंसर आएगा आपका जो। यस रिया, यस देख सकते हैं बिल्कुल जी। जिन जिनके सिलेबस में जीएसटी है सबके लिए 16 तारीख के मैराथन है, आपने अपने दोस्तों को बोल देना। और मैं बार बार कह रहा हूं सर, ये फिर प्राइवेट में कर दूंगा, फिर आप मेरे को चाहे भला बुरा बोलते हो, मुझे भी अच्छा लगता, बट आपको भी समझना पड़ेगा हम सब अगर एक साथ पढ़ेंगे तभी काम बनेगा। क्योंकि डेडिकेशन मुझे आपकी चाहिए, मेरी डेडिकेशन लेके करोगे भी क्या, क्योंकि मेरे घर में डिग्री आ चुकी है और मुझे डेडिकेशन और मोटिवेशन मिलता है आपके यहां आने से, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यहां हो तो मेरे पढ़ाने की एनर्जी अलग होगी, आप कभी देख लेना। अब अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर सामने वाले को भी क्या ही लगेगा, क्या ही पढ़ाएं। तो ये बहुत जरूरी है, बस ये बात ध्यान दो। सर एक्सपेंडिचर का कोई ट्रीटमेंट नहीं, मतलब एक्सपेंडिचर कौन से हैं, एक्सपेंडिचर कहां पे क्वेश्चन में, एक्सपेंडिचर कहां है आशुतोष, एक्सपेंडिचर कहां पे है इस क्वेश्चन में है? नहीं नहीं, वो तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, वो तो प्रीमियम है तो वो तो डिडक्शन मिलेगी ना 80C की। चलो जी ठीक है जी सर, लास्ट की 2 एंट्री एक बार रिपीट कर दो मेरे बाबू। रेंट आपको मिला, अब रेंट मिला, याद करो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर। अब रेंट मिला तो AR दिया हुआ है, बाकी सब ध्यान, तो यही मेरा GAV बन जाएगा, GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, यही मेरा NAV बन गया, माइनस में 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन वो आप माइनस कर दोगे तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है अजय, जो LIC प्रीमियम पे करते हो ना आप, उसकी डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C के अंदर। तो जो ये आपने LIC का प्रीमियम पे किया ना, इसकी आपको मिलेगी डिडक्शन सेक्शन 80C में ग्रोस टोटल इनकम में से, तो मैंने वही माइनस किया यहाँ पे 30,000 रुपए का। सर हाउस प्रॉपर्टी की लास्ट में डिडक्शन कर सकते हैं ना, उसी टाइम करनी पड़ेगी, लास्ट में वो माइनस करते हैं जो ग्रोस टोटल इनकम वाली होती है, और जो हाउस प्रॉपर्टी वाली है वो इंटरनल है, तो वो साथ के साथ ही करनी है। ठीक है चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सारे के सारे बच्चे ध्यान दो जी। अब इसको पैक कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें घर से होमवर्क दे रहा हूं। 1 तो हमने कर लिया था, 2 हमारा हो गया था, 3 हमने कर लिया था। अब सुन लो होमवर्क, सुन लो जी। क्वेश्चन नंबर आपका ये एक बार आप ट्राई करके आना, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, ये होमवर्क लिख लो जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। LIC की 1.5 लाख तक की डायरेक्शन मिलती है, LIC की 1.5 लाख तक। कुछ 80TTA 80TTB मंडे को जब डिडक्शन का चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा उसमें बहुत बढ़िया तरीके से कर देंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन करने के बाद ना, मैंने और क्वेश्चन भी यहां पे दिए हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूं लास्ट में। ये वाले क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया हुआ ना, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन है। एक तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको देखना है। ये होमवर्क है सारे आपके जो आपने करके आने हैं, कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन बोल रहा हूं बस वही, क्वेश्चन नंबर 1 2 6 ये इसी PDF के अंदर है। क्वेश्चन नंबर आपका कर लो 3, ये वाला 3, क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर, ध्यान रखना पेज नंबर 8 पे। उसके बाद ये रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देख लेना जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बस, और अगर टाइम लगे तो क्वेश्चन नंबर 7 जी। ठीक है जी, ये आपका ये क्वेश्चन बैंक मैंने सारे ग्रुप में डाला हुआ है, नहीं मिल रहा तो दोबारा से डाल दूंगा, बट मैं बहुत बार डाल चुका हूं। टेलीग्राम के ऊपर भी, आप टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां पर पिन किया हुआ है, उस पिन पे एक लिंक है, उस लिंक पे जाओगे एक फोल्डर है टैक्स का, उसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। विद्या कह रही है सर पेज नंबर, ये रहे ना पेज नंबर, आपको देखो ये साथ साथ ही चल रहे हैं।
इसी के नीचे है, एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर जो ये वाला था, क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 35 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 34, ये रेजिडेंशियल स्टेटस वाले हैं, बाकी मैंने ऊपर आपको बताई थी। अच्छी अश्विन, पीछे करके एक बार होमवर्क दोबारा सुन लेना, ये क्लास यूट्यूब पर रहेगी, आराम से देख लेना जी, ठीक है। चलो, तो आज वाली क्लास हम इतनी रखते हैं बस, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अपना मंडे को, और मंडे को हम चैप्टर कौन सा करेंगे, डिडक्शन वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तुम सब जानते हो, ठीक है ना। तुम्हें डिडक्शन में कितनी दिक्कत आती है तुम सब जानते हो, रेगुलर बैच में हमने किया हुआ है, बट उसको रिवीजन करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा। मे भी हो सकता है उसी दिन स्टार्ट करें, उसी दिन खत्म कर दें, ठीक है जी। तो वो क्लास गलती से मिस मत कर देना डिडक्शन के चैप्टर की, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू। सारे बच्चे इसको लाइक करेंगे, बहुत सारे कमेंट करेंगे कि कैसा लगा आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर और बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, जितने भी हमारे चैप्टर हो चुके हैं, पूरा बैच कैसा लग रहा है। और बाकी फिर हम मिलेंगे मंडे को सेम टाइम, सुबह 8 बजे, सेम जगह यूट्यूब पे लाइव, अपने इसी चैनल के ऊपर। और सीए वाले जो बच्चे, मैं उनसे बोलूंगा अल्टीमेट सीए वाला चैनल आप सारे बजे जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी के सारी सीए की क्लासेस जो होती हैं वो आपकी उस चैनल के ऊपर होती हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।